हेलो दोस्तों। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे लास्ट डे क्या हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशंस क्या होती हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उस पर बेसिक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ये करने वाले हैं कि कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ पे कुछ सवाल करेंगे, उसकी थ्योरी सीखेंगे कि मतलब कैसे उस लॉ को समझा जाता है, उस लॉ को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को और आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के ऊपर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जो दो चार्ज जो होते हैं, जब जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एक प्लस है एक प्लस है तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल मतलब। ठीक, तो इतनी सी बात है। ओके, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी ये करेंगे कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा कोई पॉइंट चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। भाई एक पॉइंट चार्ज है आपके पास Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2, सिंपल, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये नहीं पता कि प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और एक प्लस एक माइनस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आप भी जानते हैं। अगर दोनों माइनस है तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो अनलाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। जैसे अनलाइक चार्जेस ये है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, तो ये चीजें मेरा थोड़ा शब्द इधर उधर हो जा रहा है तो आप मैटर मतलब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी चीजें यही होती हैं। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास दो चार्जेस हैं। तो एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, जिन्होंने बताया था कि अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है वो कितना होता है। वो होता है, ध्यान से देखिए, इनके बीच जो फोर्सेस लग रहे हैं वो निकल के आता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आता है इनके बीच के लगने वाले फोर्सेस का। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये फॉर्मूला जो डिजाइन होता है वो कैसे होता है। तो ये कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन between two point charges, between 2 point charges is directly proportional to product of charges, product of charges and inversely proportional to, inversely proportional to, proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. Distance between them, ये उतना इसका इतना बड़ा स्टेटमेंट है। कूलॉम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। भाई दो चार्जेस है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है या रिपल्सन भी लग सकता है। ठीक, डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बात तो हमें पता है, लेकिन कितनी फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है ना इस फॉर्मूले पे कि कितना लग रहा है। अगर आपको ये निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन कितना लग रहा है, वो डिपेंड करता है इस सवाल पे, इस फॉर्मूले पे। ठीक, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और r डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है Q2, ऐसे इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, हम कह सकते हैं लगने वाला जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यहाँ तक का देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक, सेकंड कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r है, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो यहां से मैं लिख सकूंगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकूंगा मैं। तो जब इस प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा F इक्वल्स टू, ऐसे एक कांस्टेंट आएगा K जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये निकल कर आएगा आपका K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, यहां से ये जो K है, ये K, ये जो K है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant, proportionality constant। क्लियर हुई बातें, ये चीज है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ये जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई इसकी, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू अगर देखा जाए तो होता है 9 × 10⁻⁹। अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँगा, ध्यान से देखो, केवल के की यूनिट लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं सब चीज़ को उधर भेजूंगा, ये होता है न्यूटन और ये होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये कूलम कूलम तो पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो देखिए के को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को इधर आप जब ट्रांसफर करेंगे तो देखेंगे जब ये इधर आया है ये हो जाएगा के एफ आर स्क्वायर और अपॉन में Q1 Q2। तो अगर मैं यूनिट लिखना चाहूंगा तो यही तो लिखूंगा, ध्यान से देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। मैं एक चेक कर लूँ जरा, मेरा वीडियो बन रहा है कि नहीं। ठीक, वीडियो एकदम सही बन रहा है, कोई इशू नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसको थोड़ा इंप्रूव करूंगा। और ठीक, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन की पावर इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात आती है कि सर ये के की वैल्यू तो आपने लिखी, इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ जब पुट करूंगा तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो कि मैं निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बात आती है कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इस एप्सिलॉन नॉट का थोड़ा और पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है और कहीं अगर लिखा है एप्सिलॉन तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का परमिटिविटी होगा। ये क्या होता है, इसका हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको जो पढ़ते हैं उसका नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन हम लोग जल्दी से कहने लगते हैं। अगर मैं इसके डायमेंशन से यूनिट निकालने की बात करूँ, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ, अगर मुझे निकालना है एप्सिलॉन की यूनिट, तो ध्यान से देखिए इसकी यूनिट कैसे मैं निकालता हूँ। और ऑब्वियसली ये फोर्स है तो इसका यूनिट किसमें आएगा, न्यूटन में। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट होगा, ये क्या होगा, न्यूटन होगा, ये बात श्योर है। अगर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट बताना हो तो ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे। हम क्या करें, इसको हम यहाँ भेज दें और एफ को यहाँ भेज दें,
तो ध्यान से देखिए, जब एफ को यहाँ भेजेंगे तो एप्सिलॉन इधर आ गया, और यहाँ इसका यूनिट क्या होता है, कूलॉम, कूलॉम तो कूलॉम स्क्वायर। पर यहाँ 4 पाई तो नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती भाई, नंबर की क्या यूनिट, 4 की क्या यूनिट, 4 तो 4 है, नंबर है। ठीक, अगर मैं इस एफ को यहाँ भेजूंगा तो ये हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ तो ऑलरेडी मीटर है, ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर। अगर मुझे इसका डायमेंशन बताना हो, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर मेरे को बताना हो तो मैं क्या करूंगा, इसका डायमेंशन अगर मेरे को निकालना हो तो मैं ये चीज करूंगा कि ये सारी जितनी चीजें लिखी हुई है इसकी यूनिट, हर एक यूनिट का अपना डायमेंशन मुझे पता है, आपको भी पता है, नहीं पता तो कुछ चीजों का डायमेंशन आप नोट डाउन कर लीजिए जो बहुत काम आएंगे आपके कैलकुलेट करने में। सबसे पहला काम, जो चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू, क्यू का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, वो होता है 80, जो कि मैंने लास्ट डे आप लोग को करके बताया था, मतलब इसे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको चार्ज के बारे में जो एक्सप्लेन किया था, तो चार्ज का डायमेंशन में लिख के बताया था 80 होता है। ठीक, फिर आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए बहुत प्रॉब्लली, मतलब अच्छे से, ये आपको 11th में पढ़ाया जाता है, ml t-2। आपको वर्क डन या फिर एनर्जी, दोनों सबका एक ही होता है, वो होता है ml2 t-2, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, और आपको लेंथ और मास का तो पता ही होता है, लेंथ मास टाइम इन सबका तो पता ही होता है, तो मेजरली अभी के लिए आपको इतना याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना हो तो कूलम का क्या होता है 80, तो देखो 80 लिखा मैं, और 80 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय, ये है न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट, फोर्स का डायमेंशन क्या है यहाँ से ml t-2। ठीक, और यहाँ से आप देखेंगे मीटर है, तो मीटर का क्या होता है L, लेंथ है ना, तो L स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन अगर मैं प्रॉपर लिखना चाहूँ तो m को ऊपर ले जाऊंगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, L, L तो देखो L है यहाँ, तो L है, तो ऑब्वियस सी बात है L टू द पावर 3 हो जाएगा, जब पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो L की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ देखो T की पावर क्या है -3, तो यहाँ से देखो -2 और ऊपर 2, तो जब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 पहले से है तो T की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ A की पावर 2 लिखा हुआ है तो A की पावर 2 लिख दूंगा मैं ऐसे करके, और ये आपका आ जाएगा डायमेंशन, ये आपका आ गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और सारी चीजें एप्सिलॉन पे ही डिपेंड होती हैं, मीडियम की कितनी परमिटिविटी है यही बात फॉलो कराएगा कि उसका आंसर कितना आएगा, या उस पर फोर्स कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कोई दो चार्जेस हैं, उनको जब आप एयर में रखे हो ना, तो एयर कितना परमिट कर रहा है उसमें फोर्स लगाने के लिए, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताएगा। लेकिन अगर उसी सिस्टम को अगर आप किसी वाटर में ले जाते हो या अनदर सिस्टम में ले जाते हो, तो डिपेंड करता है कि वो मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। अगर उस मीडियम की परमिटिविटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है, मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है, आपको दिख रहा होगा ध्यान से, मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। कहने का मतलब यह है, जैसे उसकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी मान लेते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है न्यूमेरिक में वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट तो आप जानती हो कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। बट यही चीज अगर मैं वाटर में ले जाऊं तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो इससे कहीं ज्यादा होती है, तो इसीलिए वाटर में जब दो चार्ज लेके जाते हैं ना, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। रीजन यही है कि इसकी परमिटिविटी जितनी होती है उसकी परमिटिविटी और कम या ज्यादा होती है, डिपेंड करता है कि किस मीडियम में आप ले जाते हैं। ठीक, तो इतनी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की, मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया, और ज्यादा नहीं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, हम सिर्फ एग्जाम्स की बात करेंगे, और एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं मैं जोड़ूंगा कि आप एक्स्ट्रा उसमें कुछ नोट डाउन कीजिए, उसको एक्स्ट्रा कुछ पढ़िए, आप सिर्फ टू द पॉइंट बातें करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। टू द पॉइंट का मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की मैंने, बस काम की बात की जो कि आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और कभी भी जब आप पढ़ा करो ना, तो एक टेबल, चेयर, और जो भी आपके पास फोन हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, जिसमें भी आप ओपन करके पढ़ना चाहते हो, तो उसमें ओपन कीजिए यूट्यूब, और एक कॉपी और पेन लीजिए, और वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। फिर जब ये हो जाए तो उसके बाद जब मैं कुछ क्वेश्चंस लगाऊं तो उसको आप एक बार ट्राई करो, और जब आपसे ना हो पाए तो मैं तो लगाऊंगा ही, यहाँ पर मैं हूं ही आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है। फिर मैंने आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में चीजें एक्सप्लेन की, मैंने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी जो स्टेटमेंट था इनका, इस पूरे स्टेटमेंट से मैंने चीजों को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया,
जो कि मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फिर मैंने लिखा है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर, तो यहाँ से मैंने लिखा 1/r²। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r²। जब f इक्वल्स टू k लगाया तो यहाँ से k लगाया q1 q2 डिवाइड बाई r², तो यहाँ से k1 q2 बाई r² कर दिया। अब यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं आप तो कांस्टेंट आता है जिसका नाम रख दिया मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फिजिक्स में, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ अप्रॉक्सीमेट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ये चीज होता है। जब इस वैल्यू को इस जगह पे प्लेस किया मैं, तो देखो फॉर्मूला बन गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r²। इसकी ये फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है इसकी यूनिट किसमें आएगी, न्यूटन में आएगी। अब इसमें आपको एक नया टर्म पता चला होगा जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, मैंने ये चीज लिख दिया। अब इसके हम लोग डायमेंशन यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन हमने निकाल लिया। मैंने बताया कि f को यहाँ भेज दीजिए और एप्सिलॉन को उधर, तो इसका डायमेंशन यूनिट लिख दीजिए, तो कूलम 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 स्क्वायर, और यहाँ से न्यूटन हो जाएगा और मीटर स्क्वायर, क्योंकि नंबर का यूनिट ही होता है। फिर मैंने इसका डायमेंशन कैलकुलेट किया, डायमेंशन ऐसे कैलकुलेट किया क्योंकि देखो ऊपर है कूलम, कूलम का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, तो मैंने 80 लिख दिया, और न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशन होता है m(-2), तो ये हो गया, और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो हो गया m⁻⁻1 L-3 d4 और a2, ये इसका डायमेंशन आ गया। डायमेंशनल फार्मूला देखो, डिफरेंस नो 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन इसके डायमेंशन की बात करें तो -1 -3 4 2 ये इसके डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस जो पावर में होता है ना, जो 1 2 3 4 इसके फॉर्म में होता है, होल नंबर के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डायमेंशंस, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट का। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, फोर्स का क्या होता है m(-2), वर्क का क्या होता है m(t-2). इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक, अब बात आती है कि सर कुछ और बातें इस पे हो जाएं। इस पे ये हो जाए कि सर ये जो फोर्स लग रहा है वो एयर में लग रहा है, अगर यही बात मैं किसी मीडियम में ले जाता हूँ तब चीजें क्या होंगी, तब चीजें रिड्यूस होती है कि बढ़ती हैं। तो बस यही डिपेंड करता है कि ये जो एप्सिलॉन है ना, इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट आता है। तो आइए उस पर भी कुछ बातें हम लोग करते हैं। ठीक, तब तक आप इसको पॉज कीजिए और नोट करिए, फिर मैं इस पर कुछ और बातें करता हूँ डिस्कस। ठीक, ग्रीन बोर्ड पे मिटाने में बड़ा दिक्कत हो जाता है कि नहीं। सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, और फिर जाते जाते मैं आपको एक ज्ञान की बात बता के जाऊँगा। आज सब चीज़ें तो बता ही रहा हूँ, साथ में थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें भी बता देता हूँ कि जीवन जीने में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट रखता है, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए। ठीक, कुछ मैं बताऊँगा आपको, फिलहाल के लिए भी आप देखिए। कुछ रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस आ, तो इनके बीच फोर्स जो लगता है, और ये प्लेस है एयर में, एयर में या फिर वैक्यूम में, एयर में मौजूद है या फिर वैक्यूम में मौजूद है, कहीं एक जगह मौजूद है। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स इन एयर, एफ ए का मतलब फोर्स एक्टिंग इन एयर। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ये चीज होता है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन में। अच्छा, यहाँ से मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मतलब जो एयर की परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन नॉट। एयर की परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये चीज मैंने आपको रख दी। ठीक, अगर मैं इसी सिस्टम को उठा के किसी अनदर मीडियम में लेके जाता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठाया, इस पूरे सिस्टम को लिया और एक अनदर मीडियम में ले गया जिसकी जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन नॉट,
इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम, आई एम सॉरी, आई रिपीट, वो एप्सिलॉन नॉट तो इसकी है, उस एयर, जैसे मान लो इसको मैंने रख दिया, ये एयर है, मैंने उठा के, ये वाटर है, इसमें उठा के लाके मैंने रख दिया ऐसे, वाटर या अनदर मीडियम है, ये कोई मीडियम, ठीक, और इसकी जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन एम, उसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन एम। इसको मैंने उठाया, इस पूरे चार्ज को ऐसे Q1 को, वही डिस्टेंस R, डिस्टेंस वही, चार्ज वही, सब पूरे सिस्टम वही, बस इसका मीडियम मैंने चेंज कर दिया। अब ये कोई मीडियम है, एनी मीडियम, कोई मीडियम हो सकता है, ठीक, कोई मीडियम हो सकता है, ठीक, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब इसकी परमिटिविटी है m, तो अब देखिए मैंने इसमें लगने वाला फोर्स लिखा Fm, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, तो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन m, क्योंकि इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन m, तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m रख दिया मैंने, और यहाँ पर लिखा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 2। क्लियर, मुझे क्या पता करना है, मुझे रिलेटिव पता करना है कि इनके परमिटिविटी में इसके परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, ये रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, Fa ऊपर रख रहा हूँ और Fm नीचे रख रहा हूँ। तो जब मैं Fa ऊपर रखूंगा Fm नीचे, तो ये देखो, ये ऊपर ये नीचे, तो 1/4 कट गया, और बचेगा क्या, ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, और यहाँ बचेगा 1 बाई एप्सिलॉन m, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों भी कट जाएगा और बचेगा सिर्फ इतना। अगर मैं देखो, ये अपॉन को अपॉन कोई चीज होता है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ऐसे लिखूंगा Fa डिवाइडेड बाई Fm, ऐसे लिखूंगा, और ये ऊपर जब जाएगा तो एप्सिलॉन m हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप किसी मीडियम की परमिटिविटी को आप एयर की परमिटिविटी से कंपेयर कर रहे हो, मतलब रिलेट कर रहे हो, तो इसीलिए इसका नाम निकल के आता है एप्सिलॉन r, और इसी का नाम हम लोग स्पेशली रख देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका नाम मैंने रख दिया रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर, आपने देखा कि दो मीडियम में लिया मैंने चार्जेस को, एक बार एयर में लिया वैक्यूम, जिसमें आप लेना चाहो फ्री स्पेस में, मैंने ले लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको एयर मतलब किसी अनदर मीडियम में रखा, देखो एनी मीडियम किसी मीडियम में रखा, जिसकी ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज होगी, फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, सेम वही सिस्टम था, इन दोनों को डिवाइड किया तो हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन m, इनको ऊपर ले गया, ये नीचे आया। तो आप किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो एयर की परमिटिविटी से, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। समटाइम इसको लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, समटाइम्स इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि इसके डायमेंशन इसके डायमेंशन होते हैं, तो कट जाएंगे तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस ये सब होगा, तो इसका कुछ नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि ये रिलेशन जो है ये काम आ सकता है कि अदर मीडियम में या अनदर मीडियम में कोई चीज अगर पूछता है तो ये रिलेशन आप उससे बता सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, हाई परमिटिविटी, डायमेंशंस वही होगा बट रिलेटिव परमिटिविटी इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, क्योंकि ये रेशियो है, ये रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। अब ये जो इसके है ना, तो ये आप लिख सकते हो कि ये यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस, ठीक, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ये तब सेंसलेस, लेकिन इसका बहुत काम है। इसको समटाइम डायरेक्टली कांस्टेंट कैपिटल के की तरह भी डिनोट करेंगे हम लोग ऐसे करके, ठीक, डायरेक्टली कांस्टेंट भी कभी कभी इसको मानते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब बात आती है कि साथ में अगर कूलॉम्स लॉ की बात हो रही है तो सारी चीजें कूलॉम्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर दी जानी चाहिए, ठीक। तो मैंने आपको पहले बताया कूलॉम्स लॉ क्या होता है, उससे फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि निकल के आया 1/4 फ्री स्पेस में होता है, तो फॉर्मूला होता है, किसी मीडियम में होता है, ये होता है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मीडियम का ये है, इट्स परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो गिवन हम लोग ऑलरेडी पता ही होता है। फिर इन दो का रिलेशन ये होता है डायरेक्टली कांस्टेंट या समटाइम डायरेक्टली कांस्टेंट दिया रहे तो आप चीजें निकाल सकते हो।
इसको के से भी दिखाते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट को, लेकिन मैंने यहाँ एप्सिलॉन और लिखा ताकि आप लोग ये समझ सको कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। आर फॉर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है। अब थोड़ा सा और साइलेंट फीचर इसका और करते हैं हम लोग डिस्कस। वेक्टर फॉर्म डिनोट करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक, आइए वेक्टर फॉर्म के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2। ठीक, ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2। अगर मैं कहूं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 है ना, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा, इस पे लगने वाले फोर्स को मैं लिखूंगा F12। क्यों कहूंगा भाई? कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब दूसरे पर लगने वाला फोर्स। और मैं कह रहा हूं ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि R21, R12, R12 ऐसे में ये इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब डायरेक्टेड कहाँ है? R1 की तरफ। कहाँ की तरफ डायरेक्टेड है? 1 की तरफ, R12। क्लियर मेरी बातें? R12 ने इसको R21 कह सकते हो, R21 ऐसे, मतलब R जो है वो 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड है। कहने का मतलब ये है मेरे। अगर मैं कहूँ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे सर इस पे जो फोर्स लग रहा है R21, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो पढ़ने का सिस्टम देखो इसके, ये लिखा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो इसको आप ऐसे पढ़ोगे। तो इसको कैसे पढ़ोगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये इस पे जब फोर्स लगा रहा है तो डायरेक्टेड इधर होगा, और इस डायरेक्टेड को हम दिखाएंगे R12, मतलब एक से दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन इसका इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। ये देखो मैंने एरो बनाया हुआ है। ठीक, ये चीज होता है। तो ये आपके पास चार्ज है, और ये, और वेक्टर उसी को बोलते हैं भैया। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है किसी चीज को, तो वेक्टर उसी को बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड लिखो, उसके साथ डायरेक्शन लिख दो। कहने का मतलब वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन तो आप पढ़ ही चुके होंगे। वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और स्केलर क्या होता है? स्केलर ये होता है कि जैसे मान लो कोई आपके पास कोई चीज है, तो उसको दिखाने के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स को दिखाने के लिए हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई या तो अट्रैक्ट हो सकता है, तो रिपल हो सकता है, दो ही डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो, तो अगर आपको ऐसे लिखना हो, ऐसे F12, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ध्यान से सुनना, 1/4πε0, और यहाँ से लिखोगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। कहाँ से लग रहा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 2 की तरफ लग रहा है ना, तो इसको ऐसे चेंज कर दो स्क्वायर, और यहाँ से लिख दो R21, मतलब दूसरे, मतलब ये जो दूसरे से पहले की तरफ लग रहा है, कहने का मतलब ये है दूसरे से पहले की तरफ, डायरेक्शन ये है इसका, तो इसका कैप लगा दो। तो आप देखोगे कि ये वेक्टर हो गया। भाई किसी का डायमेंशन लिखो, मतलब वो लिखो मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो किसी, और ये यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, देखो चाहे इधर की तरफ है, तो इसलिए मैंने R21 लिखा है। अगर यही बात मुझे इसके लिए लिखना हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा F21, ऐसे वेक्टर लगाऊंगा और लिखूंगा 1/4πε0, और यहाँ लिखूंगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 पे 1 की वजह से एक्ट कर रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन ये है 1 से दूसरे की तरफ, तो ऐसे में लिखूंगा R12, वेक्टर लगाऊंगा, अभी यहाँ नहीं वेक्टर लगाऊंगा, यहाँ स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ डायरेक्शन लगा दूंगा R12। ऐसे कहने का मतलब है कि पहले से दूसरे पर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए 1 to 2 डायरेक्टेड है उधर, मतलब 2 की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए 1 2, और इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से। तो एक ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। अगर दूसरे पे अगर आप लिखना चाहते हो फोर्स, तो आप ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं दिखाऊं तो इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि F12 इक्वल्स टू माइनस में F21, या F21 ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां से हम ये दोनों को बात कह सकते हैं। अब इसका ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में कुछ भी आप लिखना चाहो तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी मतलब पढ़ लिया।
तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखा, हमने सीखा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच के स्क्वायर के मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, वो चीज हमने सीखा। वहां से मैंने एक फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इक्वल्स टू दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ से Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और FA का मतलब होता है फोर्स इन एयर। यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। फिर मैंने इसी चीज को बहुत अच्छे से सीखा, मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, के निकल के आता है वो चीज क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने कैलकुलेट किया, अच्छे से सीखा। ठीक, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर कोई चीज एयर में है या वैक्यूम में तब क्या कंडीशन होगा, और अगर उस चीज को मीडियम में ले जाएंगे तब क्या कंडीशन होगा। तो एक बार मैंने एयर में कैलकुलेट किया फोर्स कितना लगता है, फिर मैंने एक बार कैलकुलेट किया कि अगर उसी चीज को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा किसी मीडियम में तब ले जाऊंगा तब क्या प्रोसेस होगा, तो मैंने लिखा। फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो निकल गया F/F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, जब ये मैंने इसको सॉल्व किया तो एक रिलेशन आया जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका नाम समटाइम्स कहते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट। ये यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि ये रेशियो है ना, और किसी भी क्वांटिटीज का दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। फिर मैंने डिस्कस किया आगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। मैंने क्या किया, दो चार्जेस लिए, उनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई करके देखा मैं, तो मैं देखा कि अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूंगा तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब पहले पे दूसरे की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको मैंने कहा F12, और इस पे क्या लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब दूसरे पे फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, तो उसको मैंने कहा F21। और डायरेक्टेड देखो 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है, और ये देखो 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसलिए मैंने जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इधर डायरेक्टेड है फोर्स, ये लगा रहा है ना, इसलिए तो डायरेक्शन में क्या लूंगा R21। लेकिन जब इस पे फोर्स लगेगा इसकी वजह से तो इसका डायरेक्शन लूंगा मैं R12 टू की तरफ डायरेक्टेड है। तो मैंने ये वेक्टर लॉ, क्योंकि देखो ये वेक्टर होता है इसलिए मैंने एरो लगाया, इसका मैग्नीट्यूड लिखा, ये डायरेक्शन लिखा, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा, ये डायरेक्शन लिखा आपका, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म। तो कभी भी वेक्टर फॉर्म में आए तो आप कोई एक चीज लिख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं। अब इन दोनों का मैं देखा कि एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है क्योंकि मैंने सेम चार्ज लिया था। ठीक, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्शन उधर है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया एरो लगा के, और ये दो मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि चार्ज लगभग सेम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैंने क्या कहा था कि आज मैं ज्ञान दूंगा आप लोगों को थोड़ा सा, तो ज्ञान ये है आज का ज्ञान, मतलब मैं मोस्टली ऐसे कभी कभी देता रहूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कहीं, यहाँ लिखता हूँ मोर अट्रैक्शन is the cause of destruction। मतलब ज्यादा किसी चीज की अट्रैक्शन, कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का कॉज होता है। किसी भी चीज की आप अट्रैक्शन ले लो, चाहे वो पैसे का अट्रैक्शन हो, चाहे वो किसी इंसान का अट्रैक्शन हो, किसी भी चीज का अट्रैक्शन हो। जिस इंसान को अट्रैक्शन हुआ बहुत ज्यादा, काम भर का हो, काम भर का चल जाता है, ठीक, लेकिन अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ किसी से तो उसके डिस्ट्रक्शन को कॉज बन जाती है। दैट मीन्स कि उसकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं मोर अट्रैक्शन। किसी भी चीज की अट्रैक्शन उसके विनाश का कारण होती है, किसी भी चीज की, चाहे वो फोन का हो, बहुत ज्यादा फोन चलाने का अट्रैक्शन हो, या फिर किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाना, फिर अब भाई अट्रैक्ट हो तो तुम बहक गए, और बहक गए तो फिर जिंदगी तबाह। और सबसे पहले पता है, मैं उस पुराने जमाने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं मॉडर्न एज का टीचर हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो साथ ही साथ मैं आपको पैसे कमाने के फ्यूचर में तरीके भी बताऊंगा कि आप पढ़ लो तो उससे फायदा क्या होगा। आप लोग सोचते होंगे कि पढ़ के क्या ही मिला है, बहुत सारे लोग घूम रहे, ये हो, गलत बात। जो जेन्युइनली पढ़ा, जिसके पास स्किल्स है, बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है, उसके पैसे कमाने के तरीके भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो मैं नए जमाने का टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ना पैसे कमाने के तरीके बताऊंगा, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ट्रस्ट में, बिना पैसे के जीवन नहीं चलता। तो इसीलिए आप लोग पढ़िए भी मन से, बैकग्राउंड बनाइए अपना एकदम अच्छा सा, चीज़ों को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अपना माइंड थोड़ा बड़ा करिए। माइंड जब बड़ा हो जाएगा फिर मैं आपको उस तरीका सिखाऊंगा क्या होता है। तो आज का ज्ञान यही है, मोर अट्रैक्शन इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के भरोसे तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।